हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की टीम लाल किला लेकर पहुंची और पूछताछ के बाद उन्हें वापस लेकर निकल गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस जांच को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्राइम ब्रांच की सीन रिक्रिएट कर घटना की जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। इसके माध्यम से उन्होंने जाना कि कैसे लोग यहां पहुंचे, किस प्रकार हिंसा हुई, क्या क्या किया गया और किस प्रकार हिंसा के बाद ये लोग लौट कर गए। इससे पहले आरोपी दीप सिद्धू ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए। दीप सिद्धू ने बताया कि लाल किला हिंसा के बाद संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सोनीपत में अपना मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद इसने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। किसान 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। इसी के साथ 18 फरवरी को देश भर में किसान बेल रोको आंदोलन चलाएंगे। किसान आंदोलन के तहत हरियाणा भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। ये महापंचायत हिसार के बाल समंद में दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभाओं हलकों के अलावा हिसार, लोहारू, आदमपुर, बाल समंद, सिवानी, एलनाबाद, भादरा, नोहर, राजगढ़ क्षेत्र के हजारों किसान हिस्सा लेंगे। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और न्याय पक्ष संगठन के अध्यक्ष रणदीप लौचब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत को लेकर हिसार, फतेहाबाद जिले के किसानों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में राकेश टिकैत महापंचायतें कर रहे हैं। 18 फरवरी को ही वो खरक पुनिया में नारनौद, बास, हांसी, बरवाला, उकलाना, उचाना और नरवाना के किसानों को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बाल समंद में होने वाली किसान महापंचायत अब तक हुई सभी किसान पंचायतों से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हरियाणा ही नहीं राजस्थान के भी कई हलकों के किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार कहती आ रही है कि यह पंजाब का आंदोलन है। फिर जब हरियाणा खड़ा हुआ तो माना गया कि हरियाणा भी इस आंदोलन में है, लेकिन इस महापंचायत में किसान दिखा देंगे कि राजस्थान भी इस आंदोलन में शामिल है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों पर अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से फर्क पड़ता है तो उनके जेब में है दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा। वो कभी भी इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल केवल चर्चा से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी किए गए। विकास और पंचायत विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। माना जा रहा था कि 24 फरवरी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। हालांकि पंचायत चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, जिसके बाद से पंचायतों को भंग माना जाएगा। हालांकि सूबे में अभी पंचायती चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। सरकार की तरफ से पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के आदेश जारी किए गए। आदेशों के तहत 23 फरवरी के बाद प्रदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर प्रशासकों की नियुक्तियों के आदेश लागू होंगे।
आदेशों के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर प्रशासक होंगे। सब डिविजनल ऑफिसर्स अपने इलाके के पंचायत समितियों और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने इलाके की जिला परिषदों का काम देखेंगे। विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। शनिवार सुबह एक बार फिर लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इसी के साथ विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की गई। इस दौरान सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई। वहीं सोनीपत में भी कोहरे की घनी चादर देखने को मिली। कई दिनों से मौसम गर्म रहने के बाद शनिवार सुबह अचानक कोहरे ने दस्तक दी। इसी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सिरसा में कई दिनों के बाद घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल के लिए ये कोहरा वरदान है। प्रदेश में शनिवार का दिन घने कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुआ। कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ घने कोहरे ने अपना कहर भी दिखाया। धुंध की वजह से जींद रोहतक रोड पर रोडवेज की बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 20 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल बस चालक को पीजीआई रोहतक भर्ती कराया गया। गोहाना में भी कोहरे का कहर देखा गया। यहां कोहरे की वजह से गोहाना के गांव मंडलाना के पास आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसा गोहाना पानीपत हाईवे पर हुआ। हादसे में कई लोग घायल होने की खबर है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। गोहाना सड़क हादसे के दौरान अज्ञात वाहन और बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। दरअसल युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते, वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने साजिश के चलते दीपक की हत्या की। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। रेवाड़ी में पिछले एक सप्ताह में हत्या और गैंगरेप जैसी वारदातों का डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा किया। रेवाड़ी पुलिस ने सभी वारदातों को चंद घंटों में सुलझा लिया और इसको लेकर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातों में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। डीएसपी ने बताया कि 13 जनवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी और उसके बाद 12 फरवरी को हुई वारदात में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रेवाड़ी में बढ़ते आवारा पशुओं के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार शहर में बढ़ते आवारा पशुओं के बाद लोगों का रोष प्रशासन पर फूटने लगा। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन की ओर से आनन फानन में जयपुर की एक एजेंसी को पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया गया। नगर परिषद और एजेंसी के बीच तय हुआ कि प्रत्येक पशु को पकड़ने पर एजेंसी को 1600 रुपए दिए जाएंगे। नगर परिषद की रिकॉर्ड की माने तो शहर से एजेंसी ने 1300 आवारा पशु पकड़े हैं। इसके बावजूद भी शहर की तस्वीर आवारा पशु मुक्त नहीं हुई। भतीजों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
जहां एक ही परिवार के 2 गुटों में ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि 48 साल के राजकुमार को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल वारदात के बाद फरार 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती करेगी। 11वीं और 12वीं के छात्रों का सिलेबस पूरा कराने के लिए भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती 30 अप्रैल तक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:30 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। हरियाणा के जींद और अंबाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की स्थिति रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 104 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 29, फरीदाबाद में 13 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 12, यमुनानगर में 11 नए केस देखने को मिले। प्रदेश में अब तक 3035 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,68,887 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कलानौर के लाहली गांव में ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कई दिनों से परेशान हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। लोगों का कहना है कि गांव में खारे पानी की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खारे पानी से कई बीमारियां हो रही हैं। कई बार शिकायत के बावजूद विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। भिवानी पुलिस महानिदेशक हरियाणा की ओर से दृश्यता अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत स्पेशल नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। यह अभियान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। भिवानी में बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र और बाजारों में कड़ी निगरानी की गई। उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान आम जनता में मनोबल बढ़ाने के लिए है और इसके विपरीत क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अपराध के प्रति नकेल कसने का आसान तरीका है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी जिलावासियों से निवेदन है कि वो नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। रोहतक के जाट कॉलेज के पास एक अखाड़े में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और 1 महिला पहलवान शामिल है। घटना में मारी गई महिला पहलवान उत्तर प्रदेश के मथुरा की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मोर है। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अभी बस यही बात सामने आई। 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 मौत से जूझ रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की तरफ दौड़े। तभी सुखविंद्र ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गोवाना के मुगलपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 8 फरवरी को अपनी पत्नी की हत्या कर ट्रेन नंबर 8 में उसका शव फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन पर रिमांड पर लिया है। मामले की जांच कर रहे गोवाना सिटी थाना के एसएचओ सवित कुमार ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 13 साल पहले विकास के साथ हुई थी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक विकास शराब का आदी था और वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था।
सोहना तावड़ू मार्ग पर बनी एक मार्केट में बीती देर रात अज्ञात नकाबपोश चोरों ने जमकर तांडव मचाया, जहां पर चोरों ने दुकानों के शटर उखाड़कर और कुछ दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों के अंदर से हजारों रुपए की नकदी और दुकान के अंदर रखे कीमती सामान की चोरी कर फरार हो गए। अंबाला बस स्टैंड पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है कि यहां लठ वाले ताऊ की नियुक्ति की गई। ये ताऊ बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। बस स्टैंड पर लोगों को जागरूक कर रहे निर्मल ताऊ का कहना है कि हरियाणा परिवहन विभाग अंबाला के महाप्रबंधक मनीष सहगल के निर्देश पर उनकी नियुक्ति की गई। वो सुबह 9 बजे से शाम तक हरियाणवी वेशभूषा में हाथ में लठ लेकर गंदगी फैलाने और बस अड्डे को गंदा करने वालों पर शिकंजा कसेंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।